हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPA 16 डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के मेन फीचर्स बताने हैं, जैसे इसका ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, प्रोविजंस और इंपॉर्टेंस इन स्ट्रेंथनिंग ग्रासरूट डेमोक्रेसी। मतलब हमें यह समझाना है कि इस अमेंडमेंट ने रूरल लेवल पर गवर्नेंस को कैसे मजबूत किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक लैंडमार्क है। इस एक्ट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस (PRI) को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और डिसेंट्रलाइजेशन को लीगल रियलिटी बना दिया। यह एक्ट 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 और 11th शेड्यूल ऐड किए गए। इसका मेन एम था ग्रासरूट पार्टिसिपेशन, सेल्फ गवर्नेंस और अकाउंटेबल लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करना। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। 73rd अमेंडमेंट ने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी और 3 लेवल सिस्टम को एस्टेब्लिश किया: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पहले आर्टिकल 40 में ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, लेकिन अब सभी स्टेट्स के लिए पंचायती राज बनाना मैंडेटरी हो गया। 2. स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। 3 टियर सिस्टम के तहत ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जिनके स्टेट्स का पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, वहां 2 टियर सिस्टम भी अलाउड है। 3. कॉम्पोजिशन एंड इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन सभी मेंबर्स के लिए होती है। चेयरपर्सन्स इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। रिजर्वेशन। SC, ST और महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व्ड होती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के हर स्टेट में बनाई जाती है, जो इलेक्शंस को कंडक्ट करती है। 4. टेन्योर एंड डिसोल्यूशन। हर पंचायत का टेन्योर 5 साल होता है। अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाए तो 6 महीने के अंदर नई इलेक्शन करनी होती है। इससे गवर्नेंस का फ्लो कंटिन्यूअस रहता है। 5. पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस। पंचायत्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए प्लान्स बनाने का अधिकार दिया गया। 11th शेड्यूल के 29 सब्जेक्ट्स पर इन्हें पावर दी गई है, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ETC। इससे लोकल लेवल पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इफेक्टिव होता है। 6. फाइनेंशियल प्रोविजंस। स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243I हर 5 साल में बनाई जाती है, जो पंचायत्स के फंड एलोकेशन पर रिकमेंडेशन देती है। पंचायत्स अपने टैक्सेस, ड्यूटीज और टोल से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। 7. रोल ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा आर्टिकल 243A पंचायती राज का बेस है। इसमें सभी एडल्ट विलेजेस शामिल होते हैं जो लोकल डेवलपमेंट पर डायरेक्टली अपनी बात रख सकते हैं। यह डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। 8. 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, पॉवर्टी एलिविएशन, ETC। यह सब्जेक्ट्स बताते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एरिया ऑफ वर्क क्या होगा। 9. इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट। इस अमेंडमेंट ने लोकल गवर्नेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। वीमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मौका मिला। बॉटम अप प्लानिंग सिस्टम के जरिए डेवलपमेंट ज्यादा पीपल सेंट्रिक हुआ। कंक्लूजन। 73rd अमेंडमेंट ने इंडियन डेमोक्रेसी को विलेज लेवल तक एक्सपेंड कर दिया। इसने पंचायती राज को गवर्नेंस का 3rd टियर बनाया, जिससे पार्टिसिपेशन, सोशल जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। चैलेंजेस जैसे फंड और ट्रेनिंग के इश्यूज अभी भी हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट इंडिया में ग्रासरूट डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Write a note on intra-tier responsibilities amongst local government institutions under the 11th schedule of the Constitution. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि 11th शेड्यूल के तहत लोकल गवर्नमेंट के 3 लेवल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिवाइड की गई है। हमें ये भी समझना है कि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को कैसे मजबूत बनाता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1992 का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भारत के गवर्नेंस सिस्टम में एक हिस्टोरिक कदम था। इसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस (PRI) को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और 11th शेड्यूल के जरिए 29 सब्जेक्ट्स लोकल बॉडीज को ट्रांसफर किए गए। यह सब्जेक्ट्स रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं और इनके जरिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने अपने लेवल पर गवर्नेंस और डेवलपमेंट के काम करते हैं। इंट्रा-टियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझना जरूरी है ताकि हर लेवल का रोल और उसकी अथॉरिटी क्लियर हो। मेन बॉडी। 1. पंचायती राज का स्ट्रक्चर। भारत में पंचायती राज का 3-tier सिस्टम है। ग्राम पंचायत विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। हर लेवल के अपने फंक्शंस और पावर्स दिए गए हैं ताकि गवर्नेंस ग्रास रूट्स तक पहुंच सके। इस सिस्टम का मेन एम है लोकल पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक प्लानिंग को प्रमोट करना। 2. 11th शेड्यूल और फंक्शनल डिवोल्यूशन। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इनमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एलिविएशन जैसे टॉपिक्स इंक्लूड है। इसका मेन पर्पस है गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज करना और लोकल लेवल पर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार देना। 3. इंट्रा-टियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ए. ग्राम पंचायत विलेज लेवल सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रीट लाइटिंग और लोकल रोड्स का मेंटेनेंस करती है। प्राइमरी एजुकेशन और हेल्थ से जुड़े प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करती है। विलेज लेवल डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जैसे MGNREGA इंप्लीमेंट करती है। बी. पंचायत समिति ब्लॉक लेवल ग्राम पंचायत के काम को कोऑर्डिनेट करती है। एग्रीकल्चर, रूरल इंडस्ट्रीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड स्कीम्स चलाती है। ब्लॉक लेवल पर टेक्निकल गाइडेंस और रिसोर्स मैनेजमेंट करती है। सी. जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे ऊपर का बॉडी होता है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान बनाता है जिसमें विलेज और ब्लॉक लेवल के प्लान्स को इंटीग्रेट करता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करता है। पंचायत समिति के काम को कोऑर्डिनेट करता है और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए डायरेक्शन देता है। 4. फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस। रिसोर्स यूटिलाइजेशन को एफिशिएंट बनाता है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है। लोकल पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट प्रमोट होता है। ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है और कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग के जरिए इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट होता है। 5. इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस। अभी भी कई स्टेट्स ने प्री को पूरी पावर्स नहीं दी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और ट्रेन्ड स्टाफ की कमी है। कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलैप होती है जिससे कंफ्यूजन होता है। कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग का सिस्टम वीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि PRI इफेक्टिवली काम कर सके। कंक्लूजन। इंट्रा-टियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सिस्टम लोकल गवर्नेंस को पार्टिसिपेटरी और एफिशिएंट बनाता है। 11th शेड्यूल एक फ्रेमवर्क देता है जिससे पावर्स और ड्यूटीज क्लियरली डिवाइड होती है, लेकिन इसका सक्सेस तभी पॉसिबल है जब पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दोनों मिलकर काम करें। जब तीनों लेवल्स ग्राम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट एक साथ बैलेंस में काम करते हैं तभी ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन अचीव होता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Examine the issues in micro-level planning. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें माइक्रो-लेवल प्लानिंग के समस्याओं और चैलेंजेस के बारे में लिखना है। मतलब, जब प्लानिंग विलेज, ब्लॉक या लोकल लेवल पर होती है, तब उसमें क्या क्या दिक्कत आती है और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, ये बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। माइक्रो लेवल प्लानिंग का मतलब होता है लोकल लेवल पर प्लानिंग करना, जैसे गांव, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ताकि लोकल लोगों की जरूरतों के हिसाब से विकास हो सके। यह अप्रोच पीपल्स पार्टिसिपेशन और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद लोकल बॉडीज को डेवलपमेंट प्लानिंग का अधिकार मिला। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर माइक्रो लेवल प्लानिंग में कई प्रॉब्लम्स आती है, जैसे डाटा की कमी, कम फाइनेंशियल सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन की दिक्कत। मेन बॉडी। 1.
डाटा और टेक्निकल नॉलेज की कमी। माइक्रो लेवल प्लानिंग का सबसे बड़ा इशू है रिलायबल डाटा और टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी। लोकल इंस्टीट्यूशंस के पास पॉपुलेशन, रिसोर्सेज या एम्प्लॉयमेंट के सही डाटा नहीं होते। टेक्निकल स्टाफ या ट्रेंड एक्सपर्ट्स की कमी के वजह से प्लानिंग असम्पशंस पर बेस्ड हो जाती है, एविडेंस पर नहीं। जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज को एक्यूरेट सर्वेज नहीं मिलते, इसलिए उनका प्लानिंग वीक हो जाता है। 2. इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और कोऑर्डिनेशन की दिक्कत। पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज के पास ट्रेन्ड स्टाफ और रिसोर्सेज की कमी होती है। विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता। लाइन डिपार्टमेंट्स जैसे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट अपने अपने अलग प्लान्स बनाते हैं, जिससे ड्यूप्लिकेशन और रिसोर्स वेस्टेज होता है। इससे इंटीग्रेटेड प्लानिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। 3. फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी। लोकल बॉडीज के पास पैसा कम होता है और वो मोस्टली स्टेट या सेंट्रल ग्रांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। फंड्स रिलीज में डिले होता है और ट्रांसपेरेंसी की कमी भी होती है। लोकल लेवल पर रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज लिमिटेड होते हैं। रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे लोकल प्लान्स पेपर पर ही रह जाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। 4. जान भागीदारी और अवेयरनेस की कमी। माइक्रो लेवल प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, लेकिन ग्राउंड लेवल पर पार्टिसिपेशन लिमिटेड होता है। ग्राम सभा मीटिंग्स में आम लोग, महिलाएं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एक्टिवली शामिल नहीं होते। अवेयरनेस और एजुकेशन के लैक के वजह से लोग प्लानिंग प्रोसेस समझ नहीं पाते। इस वजह से बनाए गए प्लान्स लोगों के रियल नीड्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते। 5. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। लोकल पॉलिटिक्स और नेतागिरी के वजह से प्लानिंग में बायस आ जाता है। ब्यूरोक्रेट्स और हायर ऑफिसर्स के कंट्रोल के वजह से लोकल इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाते। कई बार ऊपर से इम्पोज्ड प्लान्स लोकल नीड्स से मैच नहीं करते, जिससे डिसेंट्रलाइजेशन का एसेंस खत्म हो जाता है। 6. प्लानिंग इंटीग्रेशन की कमी। ग्राम पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लान्स प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं होते। इस वजह से बॉटम अप अप्रोच वीक पैड जाती है। लोकल और रीजनल गोल्स के बीच अलाइनमेंट न होने के वजह से इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती है। कंक्लूजन। माइक्रो लेवल प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करना होगा, उन्हें फाइनेंशियल पावर्स, टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग देनी जरूरी है। डेटा कलेक्शन और पार्टिसिपेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव करना होगा ताकि प्लानिंग ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव बन सके। जब तक लोकल लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक डिसेंट्रलाइजेशन का रियल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 9. Enhanced capacity of the administration has to watch political decentralization initiatives in order to get the desired results. Elaborate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रांग हो। हमें दोनों के बीच के संबंध को समझाना है, कैसे एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल डिसीजंस को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करता है और गवर्नेंस को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर को सेंटर से लोकल लेवल तक देना, ताकि लोगों की भागीदारी बढ़े। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा नहीं मिलता। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का मतलब है ट्रेन्ड स्टाफ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स का होना। जब एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी बढ़ती है, तभी पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का समझ। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में इलेक्टेड लोकल बॉडीज को डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है, जैसे पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का फोकस इंप्लीमेंटेशन पर होता है, पॉलिसीज को इफेक्टिवली ग्राउंड पर लाना। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ नहीं हो, तो सिर्फ पेपर पर पावर मिलता है, ग्राउंड पर रिजल्ट नहीं। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के बिना डिसेंट्रलाइजेशन फेल हो जाता है। इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंसी। लोकल बॉडीज को ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए जो स्कीम्स को सही तरीके से इंप्लीमेंट करें। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन को कम करता है और रिसोर्सेस का सही यूज एंश्योर करता है। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म।
डिपार्टमेंट्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन से सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होती है। मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स को एवैल्यूएट करता है और उनके रिजल्ट्स मॉनिटर करता है। एग्जाम्पल, इंडिया के 73rd एंड 74th अमेंडमेंट तभी सक्सेसफुल हुए जहां स्टेट्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाया, जैसे केरला ने अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करके बेटर रिजल्ट्स पाए। 3. एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को स्ट्रांग करने में चैलेंजेस। ट्रेन स्टाफ की कमी, लोकल बॉडीज में स्किल्ड लोगों की कमी होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फंड्स की कमी के वजह से एडमिनिस्ट्रेशन वीक रहता है। ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, हायर लेवल ऑफिसर्स कभी कभी पावर शेयर नहीं करते। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लोकल पॉलिटिक्स के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस वीक हो जाती है। वीक इंस्टीट्यूशंस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग सिस्टम्स भी एक मेजर प्रॉब्लम है। 4. एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को स्ट्रांग करने के मेजर्स। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स रेगुलरली करने चाहिए। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, लोकल बॉडीज को अपना स्टेबल रेवेन्यू सोर्स मिलना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज, गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ते हैं। अथॉरिटी का डिवोल्यूशन, पॉलिटिकल पावर के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी देना जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ऑडिट, मॉनिटरिंग और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स को इम्प्रूव करना चाहिए। एग्जाम्पल, केरला का पीपल्स प्लान कैंपेन एक अच्छा एग्जाम्पल है जहां एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को बैलेंस किया गया। 5. पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की इंटरडिपेंडेंस। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन तभी काम करता है जब एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग हो। अगर सिर्फ पॉलिटिकल पावर दी गई और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं मिला तो रिजल्ट नहीं मिलते। दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन से पार्टिसिपेटरी और इफेक्टिव गवर्नेंस पॉसिबल होती है। कंक्लूजन, आखिर में कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी स्ट्रांग होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ हाई पॉलिटिकल पावर को प्रैक्टिकल रिजल्ट में बदलती है, इसलिए दोनों को साथ साथ बढ़ाना जरूरी है ताकि गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी और रिजल्ट ओरिएंटेड बन सके। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। A. मल्टी लेवल प्लानिंग। B. सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, मल्टी लेवल प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें दोनों के मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और उनका कनेक्शन डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल गवर्नेंस के साथ एक्सप्लेन करना है। यह दोनों टॉपिक्स इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग के कोर में है। आंसर। इंट्रोडक्शन, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस तभी सक्सेसफुल होती है जब प्लानिंग हर लेवल पर की जाए, सेंटर से लेकर विलेज तक। मल्टी लेवल प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों मिलकर बैलेंस्ड और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को एंश्योर करते हैं। मल्टी लेवल प्लानिंग अलग अलग गवर्नमेंट लेवल्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाता है, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। इन दोनों का गोल एक ही है, लोगों के बेहतर जीवन के लिए लॉन्ग टर्म और इंक्लूसिव ग्रोथ। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ मल्टी लेवल प्लानिंग। मल्टी लेवल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग काम अलग अलग सरकारी लेवल्स जैसे नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज पर होता है। इसका मेन एम है कि लोकल और नेशनल प्रायोरिटीज एक साथ इंटीग्रेट हो जाएं। मेन फीचर्स। हायरार्किकल सिस्टम, हर लेवल पर प्लानिंग होती है, सेंटर, स्टेट और लोकल। इंटीग्रेटेड अप्रोच, लोकल नीड्स को नेशनल गोल्स के साथ अलाइन किया जाता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोग अपनी जरूरतों को प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, पावर नीचे तक दी जाती है ताकि गवर्नेंस इफेक्टिव हो। एग्जाम्पल, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज (DPC) और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज (MPC) का फॉर्मेशन हुआ, जिससे मल्टी लेवल प्लानिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन दोनों बढ़े। 2. इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी लेवल प्लानिंग, रीजनल इम्बैलेंस दूर करने में मदद करता है। लोकल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग में होता है। इस प्रोसेस से बॉटम अप अप्रोच डेवलप होती है, जिसमें लोकल लेवल के लोग अपने इश्यूज खुद सॉल्व कर सकते हैं। 3. मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आज की जरूरतों को पूरा करना बिना फ्यूचर जनरेशंस के नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए। ये आइडिया ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 से पॉपुलर हुआ था, जिसमें कहा गया अ कॉमन फ्यूचर। मेन डायमेंशंस: इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ सबके लिए हो। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन हो। सोशल सस्टेनेबिलिटी, समाज के सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल गोल्स के बीच बैलेंस बनाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट प्रमोट करता है। गरीबी कम करता है और इक्वालिटी बढ़ता है। यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) अचीव करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल: गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटीज मिशन और एमजी नरेगा सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के एग्जाम्पल्स हैं। 5. रिलेशन बिटवीन द टू, मल्टी लेवल प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं। मल्टी लेवल प्लानिंग पार्टिसिपेशन और कोऑर्डिनेशन देता है, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग के गोल्स और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। दोनों मिलकर एंश्योर करते हैं कि ग्रोथ इंक्लूसिव भी हो और एनवायरमेंटली सेफ भी। कंक्लूजन: आखिर में यह दोनों कॉन्सेप्ट्स, मल्टी लेवल प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सक्सेसफुल गवर्नेंस के फाउंडेशन है। मल्टी लेवल प्लानिंग डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर फोकस करता है। दोनों मिलकर एक पार्टिसिपेटरी, इको फ्रेंडली और पीपल ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल क्रिएट करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।